So we begin with practice paper number 4. Again, this is available on the website of edudel.nic.in. आप ये पेपर डाउनलोड कैसे करेंगे, इसका एक अलग वीडियो बनाया है मैंने और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से। All the questions are compulsory. In case of internal choices, attempt any one, हमेशा की तरह। So, इंटीग्रल का क्वेश्चन है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। आपको पता है कि ये रूट एक्स हटाने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका है पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ये हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई डी टी। So this we can write as 2 integral cos t of t। अब इसका इंटेग्रल ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास cos का इंटेग्रल sin t प्लस c। एंड जब हम इसको वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल गेट 2 sin under root of x plus c, and this is the answer for the first question. सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर। ये दो एलिमेंट्स है इस आर में, नॉट टू बी ट्रांजिटिव। तो एक बार ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए बी एंड बी सी ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक रिलेशन आर में, देन ट्रांजिटिव होने का मतलब है ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो अब अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो क्यों नहीं है, वो रीजन हमने देना है। तो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम इन गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स से टैली करें तो वी सी दैट 1 1 इज नॉट इन द रिलेशन, इज नॉट एन एलिमेंट इन R, therefore R is not transitive। तो ये हमारे रीजन है कि R ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो एक ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास यहाँ से क्लियरली आ रहा है। एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट? x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 12। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको फिर लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो x और y कैंसिल हो गए, 2z माइनस z हमारे पास आ गया z, एंड ये भी सब्ट्रैक्ट हो गए तो वी गेट 3। तो z इज इक्वल टू 3। इफ z इज इक्वल टू 3, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, z माइनस z हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आ गया -2। x माइनस वाई इज -2। सो x माइनस वाई प्लस z, ये जो हमें निकालना था इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू -2 प्लस ये z की वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसका एक चॉइस वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो इफ दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें एक अननोन एलिमेंट है k, तो वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ k। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आ गया।
है जी। सो ये 3 और 2 ऐसे इनको मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, तो 3 1 3 प्लस 4 यहाँ आ गया, देन 3 3 9 प्लस 8 इधर आ गया, देन वी हैव 1 and 5, अब यहाँ पर 1 और 5 अगर हम लिखते हैं, सो वी हैव 1 and 10 एंड देन वी हैव 3 प्लस 20। अगर आप इसे सॉल्व करके लिखें तो आपके पास आ रहा है, देखिए 7 17 11 23। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास आंसर आ गया डायरेक्टली। बस इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना था लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राइट ए इनवर्स फॉर ए इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें सबको पता है, which is equal to 1 upon determinant A multiplied by adjoint of A। अब adjoint of A 2 by 2 का निकालना तो बहुत इजी है। 1 upon determinant A देख लेते हैं, 2 3 6 minus 5 which is 1, यानी कि कोई चेंज नहीं करना। अब इसका एडजॉइंट लिखने के लिए 2 और 3 को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब यहाँ 3 आ गया और नीचे आ गया 2, और लेफ्ट डायगोनल में साइन चेंज, तो -1 -5, 1 upon 1 का कोई सेंस नहीं बनता, so 3 -1 -5 and 2, and this is the inverse of the matrix। I hope this is very clear। Okay, so next let's go on to question number 5, and that is if A is a square matrix of order 3 and determinant A is 7, find the value of determinant of adjoint A। हमें पता है determinant of adjoint A is written as determinant of A raised to power n minus 1। जो n इसका ऑर्डर है वो n minus 1 कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है 7, ऑर्डर है 3 minus 1 कर दिया 2, 7 का स्क्वायर 49, as simple as that। So come to question number 6 now। If A is a unit vector and x minus A ये डॉट होता है, x plus A सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, is equal to 80, then find magnitude of vector x। ओके, तो सिंपल ब्रैकेट्स जैसे ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी गेट x डॉट x माइनस a मैग्नीट्यूड डॉट a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x डॉट x इज मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 80, but magnitude of A is 1, so magnitude of x whole square minus 1 is 80, which gives us magnitude of x whole square is equal to 80 plus 1, which is 81, and magnitude of x becomes 9। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेना होता है, so this is 9। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, find the scalar components of AB with initial point A and terminal point B। जब भी AB लिखना होता है हम B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, तो हमारे पास AB वेक्टर क्या आ जाना चाहिए, -5 -2 इसके साथ i कैप प्लस 7 -1 j कैप, which becomes -7 i कैप प्लस 6 j कैप। बट हमसे पूछे हैं स्केलर कंपोनेंट्स, सो देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स को हम वेक्टर से अलग हटाकर लिखेंगे और सिर्फ कंपोनेंट्स लिखेंगे। so स्केलर कंपोनेंट्स आर -7 and 6, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाना चाहिए। यू शुड राइट इट लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है।
Let's go ahead to question number 7. Write the value of, अब ये एक और हमें वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए कहा गया है. तो लेट अस सी I क्रॉस j डॉट k. जब हम इसको खोलते हैं हमारे पास I क्रॉस j दिस इज k. ये हमें सीधा वेक्टर प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशंस में या उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उससे पता है. तो ये हमारे पास आ गया k डॉट k प्लस I डॉट j. अगेन डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगा लेंगे. k डॉट k होता है 1, I डॉट j होता है 0. सो आंसर आ गया हमारे पास 1. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. Now what is the range of the function fx given as mod x minus 1 upon x minus 1? अब अगर हम ये मॉड की डेफिनेशन से समझें और इस फंक्शन fx को दोबारा लिखें तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 हो जाती है. नीचे तो ये है ही, कब हो जाती है? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर हम 0 ना लिख करके हम इसको लिख देंगे 1, है ना. और ये हो जाएगी x माइनस 1 का नेगेटिव साइन अपॉन x माइनस 1 व्हेनेवर x इज लेस देन 1. अगर हम इन्हें कैंसल आउट करना चाहें, अगर हम इन्हें कैंसिल करें तो फिर क्या आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास -1. ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं, एक 1 और एक -1. अभी हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेंज, मतलब आंसर में क्या आने वाला है. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं रेंज. इसमें ये दो ही आंसर है, तो दो ही आंसर है, तो सेट वाला ब्रैकेट 1, -1 ब्रैकेट क्लोज. ये आ गया हमारा आंसर. ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल. What is the degree of the following differential equation? सिर्फ डिग्री पूछी है, लेकिन उसके लिए भी हमें देखना तो ये पड़ेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसके ऊपर और कोई पावर नहीं है, तो मतलब हमें देना है आंसर 1. तो डिग्री इस इक्वेशन की है 1. अगर पूछा जाता ऑर्डर तो क्या आता हमारा आंसर 2. ठीक है, बस इतना ही है. ये क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. अगर हमें ये दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट निकालना. तो लेट अस सी इसका कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा. सबसे पहले हम लिख देंगे फर्स्ट रो में i, j और k. उसके बाद 2, 6, 27. सेकेंड रो में बाद वाला वेक्टर 1, 3 एंड p. तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके. आई के साथ हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे 6 इंटू पी माइनस 27 इंटू 3. ठीक है, माइनस, हाँ ये 27 है, माइनस जे. फिर ये आ जाएगा 2 इंटू पी माइनस 27 एंड आगे है प्लस के. इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 6. ये तो हो गया 0 ऑलरेडी. अब ये सारा का सारा 0 वेक्टर है. इसका क्या मतलब है कि i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट सारे 0. तो k तो हमें 0 नजर ही आ रहा है. इसका क्या मतलब है, जो बच गए वो भी 0 हो जाने चाहिए. मतलब 6p शुड बी इक्वल टू 27 इंटू 3. ठीक है, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, p इज इक्वल टू 27 अपॉन. वही बात हमें यहाँ से भी मिल रही है. यहाँ से डायरेक्टली ये मिल जा रहा है. अगर हम इसको भी 0 पुट कर देंगे तो j वाला कंपोनेंट भी 0, p इज इक्वल टू 27/2. तो वेरीफाइड हो गया और ये हो गया हमारा आंसर. दोनों तरफ से ये सेम वैल्यू आ रही है, सो दैट इज द आंसर. ऑलराइट, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं. डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ अ लाइन
इक्वली इंक्लाइंड टू द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास x, y एंड z, एक लाइन है जो उनसे तीनों से इक्वल एंगल बनाती है। तो तीनों एंगल बनाने का मतलब तीनों डायरेक्शन को साइंस एल स्क्वायर, एल एम और एन दोनों इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। सो एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, ये हमारे पास आना ही चाहिए। और एक रिजल्ट है हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये तीनों इक्वल है तो m और n की जगह भी हम l ही लिख रहे थे, तो 3l स्क्वायर इज 1। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट। देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, और ये वाला एरो हम लगाते हैं, आपको ध्यान होगा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 m की वैल्यू, और प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 n की भी यही वैल्यू लिखेंगे ये तीनों। आई होप ये वाला स्टेप आपको सबको क्लियर हो गया होगा, राइट? Okay. Question number 12. Equation of a line AB is x minus 3 upon 1, ये y plus 2 upon minus 2 and z minus 5 upon 4. Find the direction ratios of a line parallel to AB. अब हमें ये भी पता है कि DRs of two parallel lines are same. इसका मतलब एक लाइन जो AB के पैरेलल है उसके DRs वही होंगे जो AB के DRs हैं। तो हमें करना क्या है, AB के DRs निकालने हैं। अब हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन से पता है कि ये जो नीचे वाले कंपोनेंट्स होते हैं ये DRs होते हैं, लेकिन ऊपर चेक कर लीजिए क्या ये इसी फॉर्म में है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर ये इस फॉर्म में है तब तो हम डायरेक्टली नीचे से एबीसी उठा लेते हैं, और ये बिल्कुल ठीक फॉर्म में लिखा हुआ है। x माइनस थ्री वाई प्लस टू को हम माइनस ऑफ माइनस टू लिख सकते हैं, z माइनस फाइव बिल्कुल ठीक है। सो देयरफॉर DRs आर 1 माइनस 2 एंड 4। बस ये हमारा आंसर हो गया, हमें इसमें और कुछ भी नहीं करना था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके now we come to question number 13. In a college, 30% students fail in physics, 25% fail in maths and 10% fail in both. Okay, तो हम एक अगर डायग्राम सा बना ले, वेन डायग्राम, ये है फिजिक्स का, इसमें 30% स्टूडेंट्स फेल हैं, और ये है मैथ्स का, इसमें 25% स्टूडेंट्स फेल हैं। अब दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर भी कुछ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, और वो ये वाला जो है ये हमें दिया हुआ है 10%। ठीक है जी, सो दिस इज ओनली 10% जो फेल इन बोथ है। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड आउट that if a student is chosen at random, find the probability that a student fails in physics if he has failed in maths. मतलब probability that he has failed in physics such that he has already failed in maths. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स की, और हम उसे डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स। दोनों का फेलियर रेट हमें सबका दिया हुआ है, तो ये तो हो गया 10%, और ये हमें कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 25%। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए और हमें आंसर मिल जाएगा 2/5। ऑलराइट, दिस वाज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। Find the area enclosed by y is equal to sin x and x axis from x equal to 0 to x equal to 2 pi। ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता है कि हमें एक ग्राफ बना के चेक कर लेना चाहिए। इतना हमें याद रहता है कि साइन 0 से लेके पाई तक ये पूरा कर्व पूरा कर लेता है। यहाँ पर वैल्यू आती है 1, और फिर पाई से लेके 2 पाई तक ये सेम सिमेट्रिकली कर्व नीचे कवर अप करेगा। तो क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर एरिया निकालते हैं, यानी कि हम ये निकालते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो हम एरिया सिर्फ ऊपर वाले शेडेड पोर्शन का निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस द शेडेड एरिया।
है ना, और ये है फ्रॉम 0 to पाई ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा होना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी सिंपल। आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई करेंगे ही, साइन एक्स का इंटीग्रल हमें पता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, इसका इंटीग्रल लेंगे, वैल्यूज लेंगे 0 से लेके पाई तक। नेगेटिव साइन को भी अगर हम बाहर ले लें तो कोई बात नहीं, cos पाई -1 माइनस ऑफ cos 0 विच इज अगेन -1, सो -2 into -2 आपको मिल जाता है 4। स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा बिकॉज दिस इज द एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया है कि शेडेड एरिया का ट्वाइस करना है और शेडेड एरिया ऊपर वाला लेना है बिकॉज द कर्व इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 भी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नजर आ रहा है, एंड इसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ जगह बनानी पड़ेगी। यहीं पर जगह बना लेते हैं। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी बी स्लैश ए भी दिया हुआ है, एंड वी नीड टू फाइंड पी ए स्लैश बी। तो पहले ये देख लेते हैं कि पी बी स्लैश ए, बी स्लैश ए ये हमें दी हुई है 0.6, और ये होती क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है जी, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4, तो ये हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये वैल्यू आ रही है 0.24। ठीक है, ये हमने निकाल ली। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी ए स्लैश बी। इसके लिए हमें फिर से चाहिए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अब की बार हम इसे डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। ओके, सो ये हो गया 0.24 जो हमने यहाँ से अभी निकाला था, एंड डिवाइडेड बाय 0.8, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारे पास आ गया 0.3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस वाज क्वाइट सिंपल, isn't it? All right, so we come to the last question of this section 1, which is question number 16, and this is rather simple. मैं इसके लिए फिर से यही नीचे ही जगह बना लेती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देख लेंगे। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, और ये है दो सेट हमें दिए हुए हैं ए एंड बी, एंड एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, मतलब उनका रिलेशन ही समझ लीजिए। 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 उनके एलिमेंट्स है। तो सपोजिंग ये दोनों सेट है ए एंड बी, 1, 2 और 3 ये तीन एलिमेंट्स इधर है, 4, 5, 6 एंड 7 ये इधर है। 1 से 4 रिलेटेड है, 2 से 5 रिलेटेड है, 3 से 6 रिलेटेड है। ठीक है, 1 1 का मतलब है कि अगर हमारे पास fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाता किसी तरह, तो x1 और x2 बराबर हो जाते। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट x का हो तो वो एक ही एलिमेंट b के पास जाए। सिंपल वैल्यू, सिंपल लॉजिक। तो क्या हमें ये 1 to 1 दिख रहा है? कोई दो वैल्यूज रिपीट तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। देयरफॉर f is 1 1, it is 1 1, this is very simply said। अगर इसमें पूछा होता ऑन टू है या नहीं, तो क्या करते हम? तो हम कहते नहीं है ऑन टू। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है, नंबर है 7, जिसकी कोई भी वैल्यू इस सेट में नहीं है ना, तब हम कहते हैं ये ऑन टू नहीं है। बट यस ऑफ कोर्स इट इज 1 1। So this completes section number 1 of practice paper number 4, which is available at EduGet.